गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी कि अ, बहुत जल्द हम लोग ये 10.5 लॉन्च करने वाले हैं BZ21 का। तो आज के इस वेबिनार में हम लोग यही देखेंगे कि 10.5 में क्या मेजर चेंजेस किए हुए हैं, क्या माइनर चेंजेस हैं। तो उसी पर डिस्कशन करेंगे और फिर लास्ट में आप लोगों के जो भी क्वेरी सेशन होंगे, Q&As होंगे, उसको भी हम लोग लास्ट में टेकअप कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वेबिनार, जिसमें हम लोग 10.5 में जो भी नए चेंजेस होने वाले हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। आप लोग नोट भी कर सकते हो जो भी आपका फीडबैक है फीचर से रिलेटेड। अगर कुछ भी होता है आपका तो आप लास्ट में हम लोग आप लोगों को अलाउ कर देंगे बोलने के लिए। सो आप लोग बात करके शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे मेजर चेंजेस, और इसमें हम लोग डिस्कशन के साथ साथ बिजी पर भी प्रैक्टिकल भी देखते रहेंगे, तो जिससे कनेक्ट करने में भी ईज हो जाए। तो सबसे पहले जो मेजर चेंजेस में जो एक बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है 10.5 के अंदर, वो है इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम एक्सेल। ये काफी डिमांड में था फीचर, हमारे कॉम्पिटिटर्स के सॉफ्टवेयर में भी था, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं था। तो वो काफी डिमांड में पार्टनर की तरफ से और सीए, अकाउंटेंट और बाकी टैक्स टैक्स प्रैक्टिशनर की तरफ से, यूजर्स की तरफ से भी था कि ये फीचर होना चाहिए बिजी में। तो हम लोगों ने इनिशियली बिजी के अंदर बैंक स्टेटमेंट को एक्सेल से इंपोर्ट करने का ऑप्शन दे दिया है। इसका कुछ एग्जांपल से अगर हम लोग समझें कि ये किसके लिए बेनिफिट होगा या किसके लिए बेनिफिशियल होगा, तो वो वैसे कोई भी बिजनेस जहाँ पे यूपीआई से रिलेटेड मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होती है, पेमेंटें कई सारी डेली की आ रही हैं, तो वो वन बाय वन मैनुअली एंटर नहीं करते। या तो फिर उनका अकाउंटेंट डे एंड पर या मंथ एंड पर या 15 डेज पर, फोर्टनाइट वगैरह, जैसे भी उनका वो फ्रिक्वेंसी होती है उसके बेसिस पर वो अपडेट करते हैं स्टेटमेंट के बेसिस पे। तो उस केस के लिए हम लोगों ने अभी इनिशियली ये ऑप्शन दे दिया कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट को, जो भी आपकी बैंक की स्टेटमेंट है, वो अगर एक्सेल में आपने ली हुई है तो वो आप बिजी में इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बिजी में कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहले एक बार फीचर देखते हैं जो आपको कहाँ पर मिलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन में डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन एक नया आ जाएगा 10.5 के अंदर, बैंक स्टेटमेंट का। जहां पर भी आपको तीन ऑप्शन मिलेगा। पहला है इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट, सेकंड है लिस्ट ऑफ मैपिंग, और थर्ड है गेट डिफॉल्ट बैंक फॉर्मेट्स। तो तीनों को वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले अपने पास ऑप्शन है इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट का, तो इसी को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ कॉमन फॉर्मेट्स हम लोगों ने दे रखे हैं बाय डिफॉल्ट, कि अगर आपको एक्सिस बैंक का करना है तो आप इस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लीजिए, एचडीएफसी का करना है तो इसको, सेम वैसे ही आईसीआईसीआई और एसबीआई। इन केस अगर आपको कोई नया फॉर्मेट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आपको आईडीबीआई बैंक का करना है या आपको किसी बैंक ऑफ इंडिया बैंक का करना है, किसी भी बैंक का करना है, तो सिंपल आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उस फॉर्मेट को, कि आपका ट्रांजैक्शन डेट किस कंपोनेंट के साथ बिजी में कनेक्ट हो रही है, वो किस कॉलम में है, चेक नंबर, पर्टिकुलर्स, डीआर, सीआर, वो ये सारे कॉलम्स बैंक के फॉर्मेट के हो गए, और ये कॉलम्स हमारे हो गए बिजी के संग आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग आज जो इसमें इंपोर्ट करते हैं वो एचडीएफसी बैंक के साथ इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इसमें अपने पास एचडीएफसी बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे, जो आपने बीसी के अंदर बैंक बना रखा होगा। आप सिंपल अगर नहीं बना हुआ तो आप F3 से यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं, वो सारे शॉर्टकट एज इट इज काम करेंगे। नेक्स्ट, अब उस जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होंगी जो डेबिट की होंगी और कुछ क्रेडिट की होंगी, तो कुछ ऐसी होंगी जो रिसीट में जाएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो पेमेंट में जाएंगी। तो सिंपल आप यहाँ से सीरीज सेलेक्ट कर सकते हो कि रिसीट वाउचर के लिए कौन सी सीरीज में जानी चाहिए और पेमेंट वाउचर के लिए कौन सी सीरीज में जानी चाहिए। ये ऑप्शन है आपके पास इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल टू ग्रिड। क्या आप चाहते हो कि सेम वही ग्रिड जो आपके एक्सेल में है वो नीचे इंपोर्ट होकर आ जाए? ये नीचे ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर एक्सेल से ऑटोमेटिकली आ जाए, या आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यस किया, अब इस एरो की से नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आप अपने एक्सेल का पाथ बताओगे उस स्टेटमेंट का। तो अब इसके लिए स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। तो ये एचडीएफसी बैंक की स्टेटमेंट है। अब इसमें आप देखोगे ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली जैसे भी स्टेटमेंट आता है सेम वैसे ही है। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ये सारी डिटेल्स को ऐसे कॉपी पेस्ट करके वहां पर पेस्ट कर लीजिए, या सेकेंड ऑप्शन है कि आप एक्सेल से ही ऑटोमेटिकली पिक कर लीजिए, वो ऑटोमेटिक भी वहां पर पिक कर लेगा। दोनों ऑप्शन, डेट है, नरेशन है, चेक रेफरेंस नंबर, वैल्यू डेट,
वैल्यू डेट मीन्स क्लियरिंग डेट, विड्रॉल अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट और ये क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं चाहिए, विड्रॉल डिपॉजिट तक हमें चाहिए। तो सिंपल आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना पाथ स्पेसिफाई करेंगे उस बैंक की स्टेटमेंट का। एक्सेल शीट नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, स्टार्टिंग रो जो भी होगी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। इनकेस अगर आपको चेंज करना हो तो आप मैनुअल चेंज भी कर सकते हैं। एंडिंग रो आपको जहां तक की रखनी है आप रख सकते हो, और चाहो तो आप जीरो भी छोड़ सकते हो। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे 31 तक लेते हैं, 23 to 31। अब जैसे ही आप यहाँ पे लोड फ्रॉम एक्सेल करेंगे, अब वो सारी इंफॉर्मेशन, बैंक की जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में होगी वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम आप देख रहे हो वो अकाउंट का है, अभी इसको इग्नोर करते हैं, बाकी सारे कॉलम को समझ लेते हैं। ये सारे डेट से लेकर जितने भी लास्ट तक कॉलम है वो सारे आपके स्टेटमेंट से पिक करके वो ला रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने ऊपर ऑप्शन बोला इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल टू ग्रीड। अगर आप इसको नो करते तो आप कॉपी पेस्ट करने का भी ऑप्शन होता, आप कॉपी पेस्ट कर सकते। अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आपको अकाउंट की टैगिंग करनी है। अब ये इतने सारे ट्रांजेक्शन्स आए हुए हैं तो वो किस अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। आप अगर एक बार लिंक कर देते तो नेक्स्ट टाइम वो ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा। फॉर एग्जांपल पहली ट्रांजेक्शन है, मैंने इस अकाउंट के संग लिंक कर दिया। सेकेंड ट्रांजेक्शन मैंने इस पर्टिकुलर पार्टी को करी हुई है, लेकिन वो मेरा कुछ एक्सपेंस था तो मैंने वहां पे वो ग्रोसरी एक्सपेंस में डाल दिया, या XYZ जो भी एक्सपेंस है। थर्ड, मेरे पास ये पर्टिकुलर पार्टी को मैंने ये पेमेंट करा हुआ, वो मेरा होम रेंट था या ऑफिस रेंट था, वो मैंने स्पेसिफाई कर दिया। ऐसे ही अगर आप एक ही अकाउंट मल्टीपल ट्रांजेक्शन के संग मैपिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए एक अकाउंट टैग करते हैं। अब ये पेमेंट मैंने करी हुई है 4/4/2024 को पर्टिकुलर इस पार्टी को। अब ये मेरा क्या है, या डेटर क्रेडिटर होगा या कुछ एक्सपेंस होगा, या जो भी अकाउंट है आप सिंपल यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ ये मेरा डेटर्स है या क्रेडिटर्स है। तो यहाँ पे मैंने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया और इसको सेव कर लिया। जैसे ही आप यहाँ पे टैग करेंगे आपसे पूछ लेगा डू यू वांट टू मैप दिस अकाउंट, आप यस करते हैं तो अभी आपके पास वो पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। आप इसमें से कुछ यूनिक ले सकते हैं, जैसे जगदीश गुप्ता है तो अब मैंने यहाँ पे जगदीश प्रसाद ले लिया, बाकी चीजों को हटा दी। या यूपीआई आईडी अगर आपको मिल रही है तो वो आप ले सकते हो, या कुछ भी ऐसा यूनिक जो कि बाकियों में नहीं मिलेगा वो आप इसके संग टैग कर सकते हो, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा तो वो उसको आप ऑटोमेटिकली वो पिक कर ले। तो इस तरह से आप सारी मैपिंग कर पाएंगे। आपको लिस्ट देखना है तो लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा कि किस किस अकाउंट के साथ कौन कौन सी स्ट्रिंग मैप हुई है, वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे। और इन केस अगर आपको कोई अकाउंट की मैपिंग बाय मिस्टेक पर्टिकुलर ग्रोसरी एक्सपेंस में हो गई, आपको चेंज करना है तो सिंपल यहाँ पे आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+M, और इसको आप यस करके उस ग्रोसरी एक्सपेंस का जो भी चेंज करना है आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अकाउंट। तो सारे ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। आपको अगर अपनी पूरी बैंक की जितनी भी डिटेल्स है सब कुछ बीसी के अंदर इंपोर्ट करना है तो सिंपल ये ऑप्शन के थ्रू आप सारी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करेंगे। जितनी एक्सेल से आने वाली है वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सेल से आ जाएंगी, और जितना भी अकाउंट आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना वो सारा अकाउंट आपको 1 by 1 स्पेसिफाई करना एक वन टाइम के लिए। नेक्स्ट टाइम फिर सेम मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। और ऐसे ही करने के बाद जैसे ही आप इसको सेव करेंगे आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन वो आपके बिजी के अंदर आ जाएंगी। सिर्फ बिजी के अंदर एंट्रीज ही नहीं आएंगी, उसी के साथ साथ आपका बैंक रिकंसिलेशन भी वो रिकंसाइल हो जाए। अब अगर हम लोग बैंक का लेजर देखें, HDFC बैंक का, तो आप देखोगे वो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर शो कर जाएंगी। एक ये ट्रांजेक्शन है, आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर, उसका शॉर्ट नरेशन जो वहाँ पे नरेशन में लिखा हुआ था वो आ जाएगा, और ये सारी एंट्रीज यहाँ पर सेव हो जाएंगी। इस तरह से ये जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब अगर हम लोग यहाँ पे बैंक रिकंसिलेशन को देखें तो यहाँ पर भी आप देखोगे वो क्लियरिंग डेट आपकी मेंशन हो गई। आपको 1 by 1 सारे स्टेटमेंट को देखकर मैप करने की जरूरत नहीं है कि ये वाली ट्रांजैक्शन किस डेट को हिट हुई थी बैंक में, वो ऑटोमेटिकली उसी स्टेटमेंट से पिक कर ले। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज बीसी के अंदर आया हुआ है कि इनिशियली अभी यही है। कई सारे क्वेश्चंस होंगे आपको आपके इससे रिलेटेड, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस भी कर लेंगे। कई सारे आपके फीडबैक्स भी होंगे, कई सारे आप चेंजेस भी बताओगे, वो सब हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जो एक बहुत बड़ा चेंजेस था वो यही था कि आपका बिजी के अंदर अभी अपने पास ऑप्शन आ गया है कि आप बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो रिसीट वाउचर, कुछ विड्रॉल होंगे, कुछ डिपॉजिट होंगी, तो उसके बेसिस पर वो रिसीट और पेमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। नेक्स्ट इसमें है लिस्ट ऑफ मैपिंग। सेम वही है, आपको अगर अपनी मैपिंग देखनी है किस बैंक
में कौन कौन से अकाउंट को आपने मैप किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। थर्ड एक ऑप्शन दिया हुआ है गेट डिफॉल्ट बैंक फॉर्मेट्स। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट का। अब आप चाहते हो कि मेरा ना तो एक्सिस बैंक में अकाउंट है, ना ही एसबीआई में अकाउंट है, ना ही आईसीआईसीआई में अकाउंट है, तो आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो सिंपल शॉर्टकट की का यूज करके F8। आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपल उसको F8 प्रेस करके डिलीट कर देंगे। तो अब कल को फ्यूचर में अगर इन केस आपका कोई एक्सिस में आ गया अकाउंट, आपने ओपन करा लिया, तो उस केस में वापस से आपको मैनुअल ट्रांजेक्शन वो फॉर्मेट कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है गेट डिफॉल्ट बैंक फॉर्मेट्स। आप सिंपल एक्सिस बैंक पर क्लिक करके ओके कर लेंगे, तो वो बैंक फॉर्मेट वापस से आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे शो कर देगा। तो सिंपल इसके लिए वो गेट डिफॉल्ट बैंक फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है। कल को अगर आपको कोई भी फॉर्मेट ऐड करना है, आप सिंपल कॉन्फ़िगर पे क्लिक करिए, ऐड फॉर्मेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बेसिस पर वो डिफॉल्ट लेकर आ जाएगा। आप स्टेटमेंट के बेसिस पर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि डेट किस कॉलम में है, वाउचर नंबर की अगर आपको नीड है तो वैसे जरूरत नहीं है, हटा सकते हैं। नरेशन, क्लियर डेट, क्रेडिट अमाउंट मींस विड्रॉल, डेबिट अमाउंट मींस डिपॉजिट, इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट टाइप, कुछ इस तरह से करके आप डिटेल्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अपनी स्टार्टिंग रो भी मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपको हर बार मैनुअली स्पेसिफाई ना करना पड़े, क्योंकि स्टेटमेंट में सेम ही होती है स्टार्टिंग रो, तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बिजी के अंदर बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर पाएंगे अपने एक्सेल्स के थ्रू। तो ये काफी डिमांड में था फीचर, और जो कि इनिशियली अभी हम लोगों ने इसको दे दिया है। इसमें सेकेंड फेज, थर्ड फेज डेवलपमेंट्स वो सब आते रहेंगे, बट इनिशियली अभी ये जो यूपीआई वालों के लिए जो ट्रांजेक्शंस होती है उसको ईज करने के लिए ये ऑप्शन मिल चुका है कि वो मैनुअली सारी एंट्रीज को एंटर ना करें, वो सिंपल एक्सेल के थ्रू अपनी बिजी के अंदर वो सारी एंट्रीज को इंपोर्ट करें। सो ये था एक बहुत बड़ा फीचर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें आपकी कोई भी क्वेरीज होती है आप सिंपल चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, Q&A में, सॉरी। तो नेक्स्ट जो फीचर है इसमें मेजर चेंजेस, 31 डेज डेमो, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 15 डेज। आप लोगों को पता ही होगा कि जो बिजी का डेमो कॉपी जो हम लोग फ्री ट्रायल यूज करते थे वेबसाइट से डाउनलोड करके, वो पहले 30 डेज का था। अगर हम लोग एक डेमो यूज ओपन करें तो वो पहले 30 डेज का था। अभी इसके अंदर क्या कर दिया, उसको रिड्यूस करके 15 डेज का कर दिया, जिससे कि केस मैच्योरिटी का रेशियो बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी ओपन कर लेते हैं और वो सेम जैसे 31 डेज के लिए वार्निंग शो करता था, सेम वैसे जैसे ही डेट एक्सटेंड होगी सेम वैसे ही वो 15 डेज के लिए भी वो वार्निंग शो करेगा। तो ये भी एक थोड़ा मेजर चेंजेस किए हुए हैं बिजी के अंदर, कि आपका जो 30 डेज का जो भी डेमो था वो अभी 15 डेज का हो गया है। तो आप लोग भी अगर किसी को भी डेमो या आपके कलीग डेमो देने जाते हैं तो उनको भी इंटीमेट कर सकते हैं कस्टमर को कि सर 15 डेज के लिए आप इजीली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10/5 की डेट डाली, तो कुछ इस तरह से वो मैसेज आ जाएगा जैसे 30 डेज का आता है कि यू आर यूजिंग अ डेमो कॉपी एंड कैन फीड डेटा फॉर 15 डेज। सो ये था एक सेकेंड मेजर चेंजेस। थर्ड जो मेजर चेंजेस है वो है कंपनी डिटेल्स कैन बी पिक्ड फ्रॉम डायरेक्टली इफ GSTIN इज प्रोवाइडेड इन सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन। ये बेसिकली बहुत अच्छा फीचर ऐड किया हुआ है कि जब आप लोग सॉफ्ट लॉक को रजिस्टर करते हैं तो वहां पर सारी डिटेल्स हमें मैनुअली फीड करनी पड़ती है। तो उसी चीज को देखते हुए, उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन के अंदर GSTIN को सबसे पहले कर दिया। इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे GSTIN सबसे ऊपर हो गया, और यहाँ पर आप GSTIN के बेसिस पर अपनी डिटेल्स को फीड कर सकते हैं, जो कि पहले हम लोग 1 बाय 1 मैनुअली करते थे। वो काफी टाइम सेव और स्पेलिंग मिस्टेक और ये सारी चीजों से हम लोग बच जाएंगे इस चीज में, कि एड्रेस आपने गलत डाल दिया, अभी आप फिर यूजर मॉडिफिकेशन फॉर्म फिल करते हो, तो वो सारी चीजों से हम लोग इस चीज से बच जाएंगे। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे, जिसमें सबसे पहला है बैंक स्टेटमेंट आप एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। सेकेंड है आप जो 30 डेज का डेमो कॉपी होती थी फ्री ट्रायल, वो अभी आप रिड्यूस करके इसको 15 डेज के लिए कर दिया गया है। थर्ड, आप जब सॉफ्ट लॉक का रजिस्ट्रेशन करते हैं वो उस केस में GSTIN के थ्रू आप कंपनी डिटेल्स को पिक करा सकते हैं, जिससे आपकी ये जो मेजर प्रॉब्लम यही होती थी कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कंपनी का नाम आपने गलत डाल दिया, फिर उसके बाद की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती थी, उस चीजों से हम लोग इस केस में बच जाएंगे। और ये 3 मेजर चेंजेस हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या माइनर चेंजेस हुए हैं।
तो जिसमें सबसे पहला जो माइनर चेंजेस है वो एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन इफ द यूजर स्पेसिफाइज जीएसटीआईएन द सेम विल गेट वैलिडेटेड। आप लोगों को पता है बिजी के अंदर जीएसटी नंबर को हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं। कहीं पर भी हमने पार्टी के अंदर जीएसटी नंबर गलत स्पेसिफाई किया तो बिजी वार्निंग देता है आपको कि ये जीएसटी नंबर इनवैलिड है, प्लीज वैलिडेट कर लो या तो फिर पोर्टल पे चेक कर लो। सेम वैसे ही जब हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं तो वहां पर कोई ऐसा चेक नहीं था कि आप जीएसटीआईएन को चेक कर पाओ कि ये सही है गलत है। तो ये ऑप्शन अभी इसके अंदर ऑप्शन बीसी के अंदर दे दिया गया 10.5 ऑनवर्ड्स कि आप जब भी कंपनी क्रिएट करेंगे और जीएसटीआईएन गलत बताते हैं तो उस केस में आपको वार्निंग मिल जाएगी कि ये जीएसटीआईएन गलत है। एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, एक कंपनी क्रिएट करते हैं और यहाँ पर अभी अगर हम लोग जीएसटीआईएन स्पेसिफाई करें, मैं एक रैंडम जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ। अब ये जीएसटीआईएन नंबर सही है गलत है हमें पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा चेक नहीं था कि आप जीएसटीआईएन को चेक कर पाए। लेकिन अभी क्या करेगा बीजी, आपको यहाँ पे स्पेसिफाई बता देगा कि जीएसटीआईएन स्पेसिफाइड इज इनवैलिड। तो ये एक चेक लगा दिया गया है। यहाँ पर ही नहीं है सिर्फ, जब आप एडिट कंपनी में जाकर देखेंगे तो वहां पर भी अगर नहीं सॉरी जब आप अपनी कंपनी का जीएसटीआईएन वैट जीएसटी के अंदर स्पेसिफाई करते हैं वहां पर भी अगर आपने गलत डाला हुआ है तो भी बता देगा कि ये जीएसटीआईएन स्पेसिफाइड इज इनवैलिड। तो ये दोनों जगहों पे जहां जहां आप अपनी कंपनी का खुद का अपना जीएसटीआईएन मेंशन करते हैं कहीं पे भी गलत स्पेसिफाई करेंगे तो पीजी आपको एक बता देगा कि ये जीएसटीआईएन गलत है। तो ये एक माइनर चेंजेस किया हुआ है जिससे आप अपनी एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड है मास्टर सीरीज ग्रुप इन मास्टर नंबर ऑफ रोज हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 128। ये काफी लोगों का फीडबैक था कि मास्टर सीरीज ग्रुप के अंदर जो रोज आती है, आप लोगों को पता होगा पीसी के अंदर मास्टर सीरीज ग्रुप का हम लोग यूज करते हैं, काफी सारी जगहों पे यूज करते हैं, ब्रांच वगैरह के केस में भी यूज करते हैं, या यूजर्स को अगर हमें अकाउंट्स आइटम की टैगिंग करना है कि उनको सिर्फ इतने ही अकाउंट शो करे, इतने ही आइटम शो करे, तो उस केस में मास्टर सीरीज ग्रुप का ऑप्शन यूज करते हैं। तो सेम उसी के अंदर एक बार बता देता हूँ वो कहाँ पे ऑप्शन आता है। एंटरप्राइज फीचर के अंदर मास्टर सीरीज ग्रुप का ऑप्शन आता है जहाँ पे आप बता सकते हो ये किस में यूज करना है आपको, अकाउंट में, अकाउंट ग्रुप में, आइटम ग्रुप में, ये कई सारी जगहों पे है मास्टर। तो इसके अंदर रोज को इंक्रीज कर दिया गया है। पहले 30 का ऑप्शन था, इस टैगिंग की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे मास्टर सीरीज ग्रुप की, तो इसमें पहले 30 का ऑप्शन था 30 का, अभी इसको बढ़ाकर 128 कर दिया गया है। ये फीडबैक था काफी कस्टमर्स का, यूजर्स का, पार्टनर्स का भी कि इसमें रोज हमें और चाहिए, तो इसको हमने मैक्सिमाइज करके 128 फिलहाल के लिए ऐड हो गया। सो अभी आप इसके अंदर टैगिंग 128 तक कर पाएंगे। नेक्स्ट जो माइनर चेंजेस हुआ है वो डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट को लेकर हुआ है। डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट आप लोगों को पता होगा कि ऑडिट ट्रेल के साथ ही एक डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट का ऑप्शन दिया था बिजी ने, रिसेंट में ही आया शायद 10.0 के अंदर, जिसमें आप डिटेल्ड में चीजों को देख पाएंगे, डिटेल्ड में अपने वाउचर्स की, मास्टर की हिस्ट्री को चेक कर पाएंगे कि आपने कब कब क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्वांटिटी चेंज किया, पार्टी को चेंज कर दिया, आइटम को चेंज कर दिया, कुछ भी चेंज किया, वो सारी चीजें डिटेल्ड में देख पाएंगे। तो इसी के अंदर एक ऑप्शन दिया, पहले क्या था वो बता देता हूँ और चेंजेस क्या हुए वो बता देता हूँ। सो पहले इसमें क्या था, हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं तभी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले फीचर देख लेते हैं कि कहाँ से इनेबल होता है। तो ये ऑडिट ट्रेल के साथ ही यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल, इसको इनेबल कर ले। इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर इनेबल करता है तो ये एक बार इनेबल करने के बाद अगर आपने एंट्री पोस्ट कर दी तो इसको आप डिसेबल नहीं करना, ठीक है। अभी सेल्स में आते हैं हम लोग, यहाँ पर एक ऐड करते हैं वाउचर और इसको सेव कर दिया। अब डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट आपको, अगर इनकेस आपने इसको वापस से अगेन मॉडिफाई किया, अब इसमें कोई चेंजेस कर दिया आपने, 1 से 2 कर दिया, और इसको जब भी आप सेव करते हो तो आपसे एक नरेशन भी पूछता है कि आपने क्या चेंजेस किया, या कुछ अगर नरेशन आपको स्पेसिफाई करना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए तो आप बता सकते हो, और इसको आपने अगेन सेव कर दिया। तो अब पहले क्या होता था, हम लोग आ जाते हैं रिपोर्ट पर। डिस्प्ले के अंदर, चेकलिस्ट के अंदर एक रिपोर्ट आती है डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल। अब अगर आपको वाउचर की हिस्ट्री देखना है तो आपने सेल सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर आप वाउचर नंबर स्पेसिफाई कर। तो पहले क्या करता था, वो डेट ऑटोमेटिकली वाउचर नंबर के बेसिस पर चेंज नहीं करता था। मींस आपको वाउचर नंबर भी मैनुअली स्पेसिफाई करना है और डेट भी मैनुअली स्पेसिफाई करना पड़ता था। 10.4 तक अभी आपको ऐसा ही करना पड़ता था, लेकिन अभी 10.5 ऑनवर्ड्स आपको ये चेंजेस मिल जाएंगे कि आप जैसे ही वाउचर नंबर स्पेसिफाई करेंगे ऑटोमेटिकली वो आपका वाउचर डेट पिक कर लेगा। तो आपको जो डबल मेहनत करनी पड़ती थी वो नहीं करनी पड़ेगी। और अब उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी कि वर्जन 1 में आपने क्या ओरिजिनल था और क्या क्या चेंजेस किया, वो इस तरह से रेड कलर से शो भी कर जाएगा।
तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपने एक क्वांटिटी दी, अभी यहाँ पर इसने दो क्वांटिटी हो गई। तो ये भी एक माइनर चेंजेस था बीसी 10.5 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, इनवॉइस प्रिंटिंग में डिक्लेरेशन कैन बी प्रिंटेड इन सेकेंड लैंग्वेज। जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर जो डिक्लेरेशन का ऑप्शन होता है इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर, ये डिक्लेरेशन का ऑप्शन होता है कैप्शन, एक्चुअली ये सेकेंड लैंग्वेज के केस में प्रिंट नहीं होता था। तो अभी 10.5 के अंदर इसको दे दिया गया है। आप इसमें जब भी आप इसको प्रिंट करेंगे तो वो चेंज प्रिंट होकर आ जाएगा। कैसे होगा, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया। तो अभी हम लोग जो बात करें वो कैप्शन की बात करें, डिक्लेरेशन कैप्शन की। तो यहाँ से आप सेकेंड लैंग्वेज का फीचर इनेबल करने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप स्पेसिफाई करेंगे और इस डिक्लेरेशन को आप लोग ऐड करेंगे मिसलेनियस डेटा एंट्री के अंदर। सो पहले ये ऑप्शन नहीं था, मतलब आप ऐड भी कर दो तो भी वो प्रिंट नहीं करता था क्योंकि वो कैप्शन है। तो अगर अभी आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे डिक्लेरेशन, एग्जांपल के लिए डिक्लेरेशन, और यहाँ पे आप उसको हिंदी में या सेकेंड लैंग्वेज में क्या प्रिंट कराना चाहते हैं वो स्पेसिफाई करेंगे। ऑलरेडी मैंने बता रखा है तो इसलिए वो वार्निंग दे रहा है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। और 18 नंबर पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है, उसी को देख लेते हैं। तो इस तरह से अगर आपने बता रखा है और इसको आपने सेव कर दिया, तो अभी जब भी आप अपना स्टैंडर्ड इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो वो डिक्लेरेशन जो कैप्शन है वो भी सेकेंड लैंग्वेज में प्रिंट होकर आ जाएगा। ये एक्चुअली पहले आता नहीं था, डिक्शनरी में ऐड करने के बाद भी नहीं आता था क्योंकि ये कैप्शन था बाय डिफॉल्ट का बीसी का, इसके लिए वो आता नहीं था, लेकिन अभी वो ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट जो माइनर चेंजेस हैं वो देखते हैं। प्रोविजन हैज बीन मेड टू इंपोर्ट बैच स्ट्रक्चर विद रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम एक्सेल। आप लोगों को याद होगा कि रिसेंट में ही बैच नंबर के अंदर भी एक बड़ा चेंजेस किया गया था, जहां पर आप ऑटोमेटिक बैच नंबर को भी सेट कर सकते थे कि आपको मैनुअली ना बताना पड़े, आपको ऑटोमेटिकली वो जैसे सीरियल नंबर और बारकोड्स वगैरह के होते हैं ऑप्शन, सेम वैसे ही बैच के साथ भी रिसेंट में ही चेंज किया गया था। लेकिन उसमें भी कस्टमर के पार्टनर्स के कई सारे फीडबैक होते थे कि उसको एक्सेल के साथ ऑप्शन दे दो आप कि एक्सेल से भी हम लोग इंपोर्ट कर पाए, तो वो ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी 10.5 में ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आप बैच की इंफॉर्मेशन को, यही सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम लोगों ने बैच का फीचर इनेबल कर लिया, अभी अगर इसमें कोई एक आइटम क्रिएट करते हैं, जो यहाँ पे बैच का ऑप्शन आता है, जब आप इसको सेव करते हैं तो आपसे पूछता है यहाँ पर कि आपको ये बैच की फ्रीक्वेंसी इसमें कैसे रखनी है, ऑटोमेटिक रखना है, मैनुअल रखना है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ऑटोमेटिक ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे आपने ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया। यहाँ पे रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी आप बताते हो, डेली है, मंथली है, ईयरली है, और स्ट्रक्चर, जो अगर आपने कोई स्ट्रक्चर बना रखा है तो वो यहाँ पर आप मैनुअली स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन यही सारे ऑप्शन इनको चाहिए होते थे एक्सेल में, पार्टनर्स के भी कई सारे फीडबैक्स थे। तो अगर आपका एक्सेल में मेंटेन है सारी डिटेल्स, एग्जांपल के लिए हम लोगों ने ये कुछ आइटम्स यहाँ पे एक्सेल में बना रखी है, जिसमें बैच डिटेल, बैच फ्रीक्वेंसी, स्ट्रक्चर नेम, रीनंबरिंग टाइप, ऑटोमेटिक, ये सब कुछ अगर बता रखा है, आप सिंपल डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल आइटम, यहाँ पे वो सारे कॉलम्स आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि आइटम नेम किस कॉलम में है, बैच बाय बैच की डिटेल मींस जो हम लोग इनेबल बैच डिटेल यस करते हैं वो ऑप्शन किस कॉलम में है, आइटम बैच नंबर फ्रीक्वेंसी मींस डेली करना है, वीकली करना है, मंथली करना है, वो ऑप्शन, आइटम बैच एंड नंबर स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर आप बताओगे कि ऑटोमेटिक वो जनरेट करे तो किस स्ट्रक्चर के बेसिस पर वो नंबर लेकर आए, तो वो, और आइटम बैच नंबर टाइप मींस मैनुअल रखना है कि ऑटोमेटिक रखना है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करने के बाद जैसे आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो वो आपकी आइटम के साथ साथ वो बैच की इंफॉर्मेशन को भी इंपोर्ट कर देगा, वो फील्ड्स बीजी के अंदर ऐड कर दी गई। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो कई सारी आइटम्स क्रिएट हो गई। अब इसमें अगर आप चेक करेंगे तो आप देखोगे वो सारे स्ट्रक्चर्स और ऑटोमेटिकली वो नंबरिंग टाइप, फ्रीक्वेंसी, वो सब कुछ बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वो एक्सेल से पिक कर लेगा। तो ये फील्ड्स भी ऐड कर दी गई है बीसी के अंदर और आप यहाँ से इजीली उसको कर सकते हैं एक्सेल से इंपोर्ट। नेक्स्ट जो माइनर चेंजेस हुए हैं वो करेंटली इन एचओबीओ मॉडल। हाँ, कुछ कस्टमर जो एचओबीओ यूज करते हैं या फिर पार्टनर जो हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस सिंक वाला यूज करते हैं, ऑफलाइन सिंक्रोनाइजेशन जो लोग यूज करते हैं, उस केस में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसी को हम लोगों ने इसमें चेंज 10.5 के अंदर इसको रिमूव किया हुआ है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वो प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस दोनों जगहों पर डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल का फीचर इनेबल है, तो होता क्या था पहले, ऑडिट ट्रेल
आपका ब्रांच में इनेबल है, आपने कोई एंट्री पोस्ट करी, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 4:34 पर आपने कोई एंट्री ऐड करी, तो वो डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल के अंदर रिकॉर्ड हो गया। अब जरूरी नहीं है कि आपने 4:34 पर एंट्री ऐड करी है तो इमीडिएट वो आप हेड ऑफिस में भी भेज दो। हो सकता है आप कुछ टाइम के बाद भेजेंगे, हो सकता है आपकी फ्रिक्वेंसी सेट हो कि जब भी कंपनी क्लोज करूं तब मेरा सारा डेटा जितना भी ऐड हुआ है वो सारा हेड ऑफिस में सिंक हो जाए। तो होता क्या था पहले कि अगर आपने 4:34 पर कोई एक एंट्री ऐड करी हुई है और आप एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 7 बजे 7 o'clock पर आप अपनी सारी ब्रांच की एंट्रीज को सिंक कर रहे हो, तो वो क्या करता था, हेड ऑफिस के अंदर वो 7 बजे वाला टाइम ले लेता था, जबकि वो एक्चुअल में टेक्निकली देखे तो गलत था। तो ये फीडबैक्स मिलने के बाद ये चेंजेस कर दिया गया है कि एक्चुअल में जो डेट होगा, जिस डेट पर आपकी ब्रांच के अंदर एंट्रीज ऐड हुई है, सेम उसी टाइम पर, सेम वही टाइम आपका जो है ट्रैवल कर जाएगा जब आप डेटा को सिंक करोगे। ये नहीं कि जिस टाइम पर आप सिंक कर रहे हो वो टाइम अपडेट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा चेंजेस इस केस में किया गया है। नेक्स्ट है इसमें जो अपनी यूटिलिटी है जिसमें हम लोग ई वे बिल और ई इनवॉइस जनरेट करते हैं बल्क में, मैं दिखा देता हूँ। जब हम लोग ई वे बिल और ई इनवॉइस बल्क में जनरेट करते हैं, वहां पे एक ऑप्शन दे दिया गया कि जब भी आप ई वे बिल जनरेट करेंगे, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं अगर, तो छोड़ देते हैं कोई बात नहीं, वाउचर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने ई वे बिल के यूटिलिटी के अंदर, ई वे बिल यूटिलिटी के अंदर यहाँ पे 2-3 ऑप्शन ऐड कर दिया गया कि ई इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक्नॉलेजमेंट डेट, वो भी आपको यहीं पर शो हो जाएगा। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप ई वे बिल बना रहे हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसका ई इनवॉइस बनना था लेकिन नहीं बना। तो इससे आपको ये भी क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगी कि ई इनवॉइस बना हुआ है या नहीं। तो सेम ऐसे ही ई वे बिल यूटिलिटी के अंदर ई इनवॉइस का कॉलम और ई इनवॉइस यूटिलिटी के अंदर ई वे बिल का कॉलम वाइस वर्सा ऐड कर दिया गया, जिससे आपको क्रॉस चेक हो सके कि ई वे बिल बना रहे हैं तो ई इनवॉइस बना हुआ है या नहीं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर इसको दे दिया गया। तो ये कुछ अपने पास माइनर चेंजेस और मेजर चेंजेस हुए हैं 10.5 के अंदर, जो कि बहुत जल्द रिलीज भी हो जाएगा, मे बी आज इवनिंग तक या कल, हार्डली कल तक, जहां तक है उम्मीद है कि वो रिलीज हो जाएगा। तो इसमें जो मेजर चेंजेस है, वो जो एक पूरा यूटिलिटी ऐड कर दी गई है वो है इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम एक्सेल, जहां पर इनिशियली जो हम लोगों ने किया हुआ है वो आपका बैंक स्टेटमेंट पूरा का पूरा बीसी के अंदर इंपोर्ट करा देंगे। पहले की बात करें तो उसको अगर करना हो तो आपको पहले डेबिट की एंट्रीज अलग करनी पड़ेंगी, क्रेडिट की एंट्रीज अलग करनी पड़ेंगी, फिर बीसी में मैपिंग करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा लेंदी प्रोसेस था। लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू आप इजीली अपने बैंक स्टेटमेंट को, अगर वो एक्सेल में है तो इजीली आप बीसी के अंदर इंपोर्ट कर पाएंगे इनिशियली। रही बात डेवलपमेंट्स की, तो वो कई सारी चीजें हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे, तो अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके तो प्लीज आप Q&A में टाइप कर सकते हैं। सेकेंड जो मेजर चेंजेस किया वो आपका फ्री ट्रायल जो डेमो कॉपी होता है उसको 30 डेज से कम करके 15 डेज कर दिया गया। थर्ड जो बहुत अच्छा अब जो चेंजेस किया वो यही है कि आप सॉफ्ट लॉक को रजिस्टर करते हैं, आप जीएसटीआईएन के बेसिस पे सारी डिटेल्स को पिक कर सकते हैं, जैसे आप बीजी के अंदर पार्टी क्रिएट करते हैं, सेम वैसे ही आप सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जीएसटीआईएन के बेसिस पर अपनी कस्टमर की डिटेल को पिक करा। माइनर चेंजेस में कई सारे माइनर चेंजेस हम लोगों ने देखे। तो ये था अपना आज का ये जो भी मेजर और माइनर चेंजेस था, और कई सारे बग्स को रिमूव किया गया है। बहुत जल्द आप लोगों के साथ पीआर भी शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोग देख भी सकते हैं कि कौन कौन से बग्स को रिमूव किया गया है और क्या क्या चेंजेस हुए। अब अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, कोई फीडबैक्स अगर आप देना चाहते हैं बैंक स्टेटमेंट को लेकर या कुछ भी आपको लगता है वैसा, तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या आपको अगर हैंड रेज भी कर सकते हैं इनकेस अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप पूछना चाहते हैं। एक मैम ने पूछा, प्रगति खंडेलवाल मैम ने पूछा कि हाउ कैन वी क्लोज डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल, तो नहीं कर सकते मैम। अगर आपने एक बार इनेबल कर दिया तो हम लोग एक्चुअल में बता के करते हैं, वहां पर आपको वार्निंग भी मिलेगी कि अगर आपने डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल इनेबल किया है और उसके बाद एक एंट्री पोस्ट कर दी तो आप किसी भी तरह से उस डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल को क्लोज नहीं कर पाएंगे। वो वहां पर मेंशन भी है, तो जिसको जरूरत है सिर्फ वही यूज करे, बाकी लोग उसको क्यों इनेबल करें। फहद सर का एक क्वेश्चन, इन मोबाइल एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम फीचर एंड ऑप्शन जनरेट मोबाइल सीरीज दे डिड नॉट क्रिएट ऑटोमेटिक वाउचर। सर मैं एक बार लाइव कर देता हूँ, आप प्लीज बताकर कर देंगे तो ज्यादा बेटर। तो बाकी किसी की भी क्वेरीज है आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, किसी को कुछ आपको बात भी करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मैं अलाउ कर देता हूँ।
संदीप सर को एक बार मैं अलाउ कर देता हूँ, आप प्लीज सर अनम्यूट करके बात कर।